यस फ्रेंड्स, ये एम1डी ग्रेविटी के टाइप 3 वाले क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें बोला जाता है कि ऑब्जेक्ट को हमने अप फेंका है बट फ्रॉम अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड। ये ग्राउंड है और ये एक बिल्डिंग है, यहां से इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया है। तो ये इसको हम खाली नेगेटिव लेते हैं, बाकी सब v, g और h अब की बार हम सब पॉजिटिव लेते हैं। हम ये तो नहीं कहना चाहते कि मोशन कब एक्सेलरेटेड है और कब रिटार्डेड है, वो हम डिसीजन नहीं लेना चाहते। ये ना सोचें कि जब बॉडी ऊपर जा रही है तो मोशन रिटार्डेड है और जब वापस आ रही है तो एक्सेलरेटेड है, ऐसा कुछ ना सोचें कुछ भी। बस आपको तो केवल ये समझना है कि अगर कभी मान लीजिए v का आंसर नेगेटिव आ जाता है, v का आंसर नेगेटिव आ जाता है मतलब बॉडी ऊपर ही जा रही है, और अगर v पॉजिटिव आ जाता है मतलब अब बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, ऐसे ही h के बारे में भी है। तो अगर आप किसी हाइट पे खड़े हैं और ऑब्जेक्ट को और ऊपर फेंक रहे हैं तो u नेगेटिव है, आप नेगेटिव काम कर रहे हैं, y वो u, आप नेगेटिव हैं। ये साइन कन्वेंशन है और अलग लोग, अलग अलग टीचर्स, अलग अलग बुक्स अलग अलग साइन कन्वेंशन यूज करती हैं, बट अपने को ये ज्यादा लॉजिकल लगता है तो अपन यही करेंगे। टाइप 1 में मंत्रा था ऑल पॉजिटिव, जहां एक्सेलरेटेड मोशन होता था। टाइप 2 में मंत्रा था जी नेगेटिव, जहां पत्थर को जमीन से खड़े होकर और ऊपर फेंकते थे। और टाइप सी में मंत्रा है यू नेगेटिव, यू नेगेटिव। बस इसलिए पहली इक्वेशन है v माइनस यू प्लस डी टी, और y की इक्वेशन है माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर है माइनस यू स्क्वायर प्लस 2gy, और y nth का फॉर्मूला है माइनस यू प्लस जी बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। सारे वो रिजल्ट्स वैलिड है। यही आपको ध्यान देना है कि आंसर कभी अगर नेगेटिव आया, आंसर नेगेटिव आया तो भी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर ही है ऑब्जेक्ट। ऐसा लिख दीजिए, इफ आफ्टर कैलकुलेशंस y comes out to be negative, if after calculations y comes out to be negative, then the object is in the negative direction, displacement in the object is in negative direction, ऑब्जेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, that is the object is still above the point of projection, object is still above the point of projection। चलिए, हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, क्या the balloon is rising vertically up with the speed of 4 meter per second. When it is at a height h, a stone is gently released from it. एक डेटा इसने ये दिया, पहले तो है अप, और एक डेटा ये दिया 4 मीटर पर सेकेंड, और ये भी बोल रहा है कि 4 सेकेंड में नीचे आ रहा है। इनिशियल हाइट निकालनी, इनिशियल हाइट निकालनी। इन क्वेश्चंस में एक बेसिक बात जरा ध्यान से पहले समझ लीजिए, बाद में सवाल कीजिएगा। अगर इसने ये कहा होता कि हाइट एच की बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर, हाइट एच की बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर मैंने ऑब्जेक्ट को 4 से फेंका होता तो हमें इस सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर बिल्डिंग की हाइट बोलता एच है और वहां से मैंने ऑब्जेक्ट को 4 की स्पीड से ऊपर फेंका है तो हम पहचान जाते हैं कि टाइप सी प्रॉब्लम है और इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पर ये बलून की वजह से थोड़े डिस्कशन आपको करने पड़ेंगे। The balloon is rising vertically up with a speed of 4 मीटर पर सेकंड। शायद बलून की स्पीड कांस्टेंट है, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो उठा जा रहा है और उसके अंदर एक स्टोन रखा हुआ है। ठीक है, तो जब तक वो स्टोन बलून का पार्ट है तब तक हर इंस्टेंट पे स्टोन की वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में उतनी ही होती है जितनी बैलून की। बैलून के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी ऑब्जेक्ट है, एयर है उसके अंदर, सपोज हॉट एयर बलून है, मैं खड़ा हूं उसकी बास्केट में, तो हर इंस्टेंट पे स्टोन की वेलोसिटी जो बलून के अंदर है इनर्शिया के कारण उतनी रहेगी जितनी की बैलून की है।
वरना तो वो उसके अंदर रह ही नहीं पाएगा, रिलेटिव मोशन हो जाएगा। ऐसे ही पहले लिखिए, ऐसे लिखिए, as long as the stone is as long as the stone is part of the balloon, as long as the stone is part of the balloon, the velocity of the stone at every instant, velocity of the stone at every instant is same as that of the balloon, because stone is also a part of the balloon. Stone is also a part of the balloon. बलून ऊपर जा रहा है तो अपने साथ हर चीज को उसी स्पीड से ऊपर लेके जा रहा है। ये दोनों एक ही बॉडी हैं, ये बॉडी डिफरेंट बॉडीज हैं ही नहीं। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दीजिए वेलोसिटी इज सेम बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ बोथ इज सेम बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, अब क्या होता है कि हम ये मानते हैं कि हमने t इज इक्वल टू जीरो पे ऑब्जेक्ट को या स्टोन को बलून में से रिलीज किया है। ऐसा अगली लाइन में लिखिए, लेट द स्टोन बी रिलीज्ड फ्रॉम द बलून, let the stone be released from the balloon at t is equal to 0. Let the stone be released from the balloon at t is equal to 0. ठीक है, तो अब जैसे ही बलून से ये बाहर निकल आया स्टोन, तो अब इसका बलून से कोई ताल्लुक नहीं रहा, अब ये ग्रेविटी के हवाले हो गया और अब इसमें वही होगा जो ग्रेविटी चाहती है। ठीक है, बट मेन प्रॉब्लम केवल ये है कि जैसे ही बलून से बाहर ये स्टोन आया, तब आप स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे? जब तक ये स्टोन बलून के अंदर था, ठीक है, मेरी बात सुनते रहिए। हाँ, मेरी बात सुन लें। जब तक ये स्टोन बलून के अंदर है और अगर ऑब्जर्वर भी बलून के अंदर है, अगर ऑब्जर्वर भी बलून के अंदर है, तो ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा जैसे स्टोन की वेलोसिटी 0 है, पर एक्चुअली तो मुझसे जब बलून दूर जा रहा है तो स्टोन भी तो मुझसे दूर जा रहा है, तो स्टोन में भी एक्चुअली वो वेलोसिटी है जो बलून में है। जैसे ही स्टोन बलून से बाहर निकलेगा तो ये उसी वेलोसिटी से ऊपर चलता रहेगा जिस वेलोसिटी से ये तब ऊपर जा रहा था जब ये बलून के अंदर था। जो ऑब्जर्वर बलून के अंदर है वो जरूर ये बोलेगा कि स्टोन की वेलोसिटी 0 है, पर मैं अगर ऑब्जर्वर जमीन पे खड़ा हूं और मुझे ये दिख रहा है कि बलून मुझसे दूर जा रहा है, तो वो स्टोन भी तो मुझसे दूर जा रहा है और मेरे को तो मेरा सारा ध्यान केवल स्टोन पे है, तो मेरे लिए तो स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी भी यही हुई 4। आई बात समझ में? ऐसा लिख दीजिए कि at t is equal to 0 plus, at t is equal to 0 plus, ऐसा लिखते हैं। That is just after releasing the stone. That is just after releasing the stone, comma, due to inertia, the velocity of the stone will remain same in magnitude and direction, as that at t is equal to 0 minus, जितनी की t is equal to 0 minus पर थी, as that at t is equal to 0 minus, t is equal to 0 plus पर भी इसकी स्पीड उतनी रहेगी जितनी t is equal to 0 minus पे थी। t is equal to 0 minus का मतलब होता है just before releasing the stone,
t is equal to 0 माइनस लिख लीजिए, जस्ट बिफोर रिलीजिंग द स्टोन t is equal to 0 पे मैंने ऑब्जेक्ट छोड़ा, तो उसके छोड़ने के जस्ट बाद जो टाइम है वो t is equal to 0 प्लस है, और छोड़ने के जस्ट पहले जो टाइम है वो t is equal to 0 माइनस है। मान लीजिए t is equal to 5 मैंने छोड़ा, तो t is equal to 0 प्लस से मेरा मतलब है 5.01 सेकेंड्स, और t is equal to 0 माइनस से मेरा मतलब है 4.99 सेकेंड्स। ठीक है, अगर t is equal to 0 पे आप किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं, तो t is equal to 0 प्लस पे उसकी वही वेलोसिटी रहेगी जो t is equal to 0 माइनस पे थी। ब्रैकेट में फिर से लिख दीजिए, बिकॉज ड्यू टू इनर्शिया वेलोसिटी कैन नॉट चेंज सडनली। ड्यू टू इनर्शिया वेलोसिटी कैन नॉट चेंज सडनली। ठीक है, मतलब तो हमारे लिए तो फाइनल फैसला हो गया। हम अब चाहें तो इस प्रॉब्लम को दोबारा बोल सकते हैं। हम अब ये बोल सकते हैं कि एक बिल्डिंग है हाइट h की, और उसके ऊपर से एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका गया है। आप इसमें जिस इंस्टेंट पे स्टोन बलून से रिलीज हुआ होगा ना, जिस इंस्टेंट पे स्टोन बलून से रिलीज हुआ हो, उस इंस्टेंट पे जो बलून की वेलोसिटी है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, बस वही स्टोन की इनिशियल मान लिया करें हमेशा। ये रूल बना लिया अब हमने। इसको डिस्कस करना है तो बताएं। सर हाँ सर, अगर हम स्टोन उस बलून से मतलब रिलीज करेंगे तो उसकी वेलोसिटी अगर डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो -4 होनी चाहिए ना? हाँ, हमारे कन्वेंशन में -4 आएगी, वो अपवर्ड्स है ना, तो हमारा कन्वेंशन माइनस, उसका वो तो हम माइनस तो कह ही देंगे, माइनस की प्रॉब्लम नहीं है, 4 है, क्योंकि वो तो वही करता रहेगा। पहले भी ऊपर जा रहा था, आपने धीरे से बलून से बाहर सरका दिया, तो बाद में भी वो तब तक ऊपर जाएगा जब तक ये 4 उसकी वेलोसिटी लूज ना हो जाए। साइन कन्वेंशन की बात तो मैं पढ़ ही लूंगा। अब मैं इसकी इक्वेशन बना लेता हूं, अगर आपको बात समझ में आ गई है तो h इज इक्वल टू माइनस ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये इक्वेशन बनेगी। और हाइट t मुझे निकालनी है। टाइम अगर दे दिया है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही है, तो ये हो गया -4, और टाइम भी दिया है 4 सेकेंड प्लस 5, ये को मैं 10, चलो 9.8 लिखा है वहां पे, तो 4.9 इंटू टी स्क्वायर यानी वापस 16, तो ये 16 में कॉमन ले लेता हूँ, तो 4.9 माइनस 1, तो 16 इंटू 3.9, 64 से थोड़ा सा कम, ये हाइट है, इतने मीटर हाइट है, स्लाइटली लेस देन 64 2.4 है, 62.4 62.4 ठीक जवाब है इसका, लिख दीजिए। लास्ट डिजिट 9 6 54 आएगी, हाँ लास्ट डिजिट 4 आएगी, 62.4 इसका ठीक जवाब है। इस हाइट से इसको हमने फेंका था। ठीक है, रूल यही है, लिख दीजिए, फिर से लिख दीजिए रूल। If an object is gently released, from a balloon or a lift, rising vertically up, with velocity or acceleration वाले केसेस भी हम देखेंगे इसमें, with velocity or acceleration, then the velocity of the balloon oblique lift, at the instant when the object is released, will be taken as the initial velocity of the stone.
बस ये एक रूल है। जिस इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट को रिलीज किया है उस इंस्टेंट पे लिफ्ट की या बलून की जो भी स्पीड है वो ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड ली जाएगी। और ऑफ कोर्स अगर मैंने अपवर्ड्स वाला केस लिखवाया है तो लिख दीजिए दिस वेलोसिटी विल बी डायरेक्टेड इनिशियली इन अपवर्ड्स डायरेक्शन। ये वेलोसिटी अपवर्ड्स डायरेक्शन में है। And therefore these situations are same as those of type 3. These situations are same as those of type 3 where an object is thrown vertically up from a certain height above the ground. लिफ्ट अगर ऊपर जा रहा है या बलून अगर ऊपर जा रहा है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो वेलोसिटी लिफ्ट की है वही वेलोसिटी बलून की है, और जो वेलोसिटी लिफ्ट की है वही वेलोसिटी स्टोन की है, या जो वेलोसिटी बलून की है वही वेलोसिटी स्टोन की है। हाँ, हमारी साइन कन्वेंशन में हम इन वाले केसेस को जब किसी हाइट से ऑब्जेक्ट को और ऊपर फेंकते हैं तो यू को नेगेटिव लेते हैं, ये अलग बात है। बट मैग्नीट्यूड तो t इज इक्वल टू 0 प्लस पे भी वही है जो t इज इक्वल टू 0 माइनस पर। मैग्नीट्यूड तो सेम है, क्योंकि मैग्नीट्यूड को चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए होता है, और वो फोर्स थोड़ी देर तक काम तो करे। हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, जेंटली रिलीज किया है, और जैसे ही इसको रिलीज किया, हाँ अब ये ग्रेविटी के हवाले हो गया है, इसलिए इसमें जी काम करना शुरू हो गया है। लिख दीजिए as soon as the object is released, it comes under the influence of gravity. It comes under the influence of gravity acting downwards. बस अब इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में जी नीचे काम कर रहा है और एक इनिशियल वेलोसिटी इसमें यू ऊपर की डायरेक्शन में थी। ये सिचुएशन है। या तो वो बोले मैंने किसी बिल्डिंग के छत पे खड़ा हूं और वहां से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है तो हम यू नेगेटिव लेते हैं, या बोले कि बैलून ऊपर जा रहा है उसमें से मैंने ऑब्जेक्ट को रिलीज किया है तो यू नेगेटिव लेते हैं, और या ये बोले लिफ्ट ऊपर जा रही है, मैं लिफ्ट के अंदर खड़ा हूं और मैं एक ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहा हूं, या बाहर रिलीज कर दिया आपने लिफ्ट में से, तो वो सारे तीनों केसेस सेम है। ये तीनों केसेस सेम है और इनका मंत्र ये है कि इनमें हम यू को नेगेटिव लेते हैं। बस एक क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो गया। इसमें तो इन लोगों ने 4 सेकंड का टाइम दे दिया था, हाइट निकालनी थी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी थी। हमने तो वैल्यूज बनाई और पुट कर दी। टी निकालना हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और टी ना निकालना हो, टी उन्होंने ऑलरेडी दिया हो तो सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। When a packet is dropped from a balloon when it is a height of 60 meters above the ground, एक चीज दे दी, डेटा दे दिया h। जो दे देते हैं ना उनकी हमें पहले कायदे से लिस्ट बना लेनी चाहिए। h की वैल्यू दे दी 60। Speed of the balloon at the instant packet is released from it is 5 meter per second। अगला डेटा दे दिया u। और टाइम निकालना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। केस तो यही है, कि यहां से मैंने ऑब्जेक्ट को छोड़ा है, ऑब्जेक्ट पहले यहां जाएगा फिर ऐसा आएगा। ये जो हाइट है ये 60 मीटर है और ये पहले ऊपर जा रहा है, तो मैं h को +60 लूंगा और u को -5 लूंगा, और चलो g को मैं 10 ले लेता हूं, तो वो जिसने दिया हुआ है। तो 60 इज इक्वल टू -5t + 5t स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर। तो t स्क्वायर -t -12 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब मैं वो सम वाला मेथड लगाता हूं। इसका सम होता है -b/8, यानी सम है +1, सम है 1,
प्रोडक्ट होता है c/a, तो प्रोडक्ट है -12 और s/2 को भी अलग से एंट्री कर लिया करो 1/2। अब 1/2 प्लस x और 1/2 माइनस x इज इक्वल टू -12। सो 1/4 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू -12। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप जैसे चाहे यूज करें। आप -b प्लस माइनस √ b स्क्वायर माइनस 4ac/2a वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ये भी एक बढ़िया मेथड है। s/2 प्लस x इंटू s/2 माइनस x को आप प्रोडक्ट से इक्वेट कर दीजिए, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस 12 यानी 49/4 यानी x हो जाएगा 7/2। x हो जाएगा 7/2। और अगर x 7/2 है तो पहली रूट है आपकी s/2 प्लस x। सर दो वैल्यूज आई है, t इक्वल्स टू 4 और t इक्वल्स टू -3। सही बात है, ऑलराइट। तो s/2 में मैं इस ब्रैकेट में डाल रहा हूँ तो पहली रूट आ रही है, और जो पहली रूट आ रही है मेरी पहली रूट आ रही है वो है 1/2 प्लस ये 1/2 प्लस 7/2 एक रूट है, और 1/2 माइनस 7/2 दूसरी रूट है। तो जो t1 है वो है 8/2 है 4 सेकेंड, और जो t2 है वो है -3 सेकेंड। ये आंसर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने जैसे भी सॉल्व की, आपको जो मेथड पसंद आता है उससे सॉल्व करें। आपको जो मेथड पसंद आता है उससे सॉल्व करें। एक आंसर कह रहा है 4 सेकेंड्स बाद ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे आ जाएगा, और एक कह रहा है -3 सेकेंड बाद। ठीक है, तो टाइम तो नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए इसका आंसर है 4 सेकेंड्स। क्लियर है? 4 सेकेंड बाद ये ऑब्जेक्ट वापस ग्राउंड पे आ जाएगा। पहले ऊपर जाएगा और फिर वापस नीचे आएगा। ऐसा होगा ये केस, पहले ऊपर जाएगा और फिर वापस नीचे आएगा। टाइम अगर मांगा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टाइम अगर दिया है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। टाइम अगर मांगा है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और टाइम अगर दिया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, कायदे से ये कहना गलत है कि टाइम नेगेटिव नहीं होता। आप यहां से टाइम नाप रहे हैं तो इसके ऊपर का जो टाइम है वो पॉजिटिव है, और इसके पहले का जो टाइम है वो नेगेटिव है। नेगेटिव है ये कहना नेगेटिव नहीं होता, ये बात पूरी तरह सही नहीं है। इसका ये मतलब है कि आपने पत्थर फेंका, उसके 3 सेकंड पहले ही ये ग्राउंड पहुंच चुका होगा, इसलिए ये अनएक्सेप्टेबल है। ऐसा लिख दीजिए, इट इज रॉन्ग टू से दैट टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। ये कहना गलत है कि टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। जब आदमी का समय खराब चल रहा है तो टाइम नेगेटिव ही तो होता है। ये कोरोना तो मुझे पीछे तो ही ले जा रहा है, तो ये टाइम तो नेगेटिव ही है। ठीक है, नेगेटिव टाइम का ये मतलब है कि लिख दीजिए, नेगेटिव टाइम इंप्लाइज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एन इंस्टेंट before t is equal to 0. Before t is equal to 0. सर हाँ, सर इसका मतलब ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी को हम लोग ट्रेनिंग ले लेते हैं। So the packet is released from a balloon which is moving upwards and the balloon is at a height of 200 meter। मतलब पैकेट उसमें से तब रिलीज किया जब बलून जमीन से 200 मीटर की हाइट पर है। हाइट मतलब फ्रॉम द ग्राउंड, ऑब्वियसली हाइट 200 मीटर मतलब ऑब्वियसली फ्रॉम द ग्राउंड, और पैकेट 8 सेकंड बाद ग्राउंड पे पहुंच रहा है। सर 15 -15 सर प्लस ऊपर डायरेक्शन में जो भी आता है वो नेगेटिव आता है। अब ये आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। ग्राउंड पे इट स्टेशन में जो कुछ भी आता है नीचे वो पॉजिटिव ही आता है। सर 15 देखिए मैं शुरू करता हूँ। इसने एक तो मुझे h दिया है जो कि +200 मीटर है, मतलब ऐसे अगर वो जाएगा तो इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, और डिस्प्लेसमेंट तो हम इधर +200 ले रहे हैं,
यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में सब हमने पॉजिटिव मान रहे हैं और टाइम उसने दे दिया है 8 सेकेंड। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। मैं एक एक करके देख लेता हूं। मैं v इज इक्वल टू माइनस यू प्लस डी टी ले लेता हूं। इसमें तो मुझे फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है, t तो उसने दिया है 8 सेकेंड, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, और इनिशियल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, ये अननोन है। ये मुझे नहीं पता है कि जब ये जमीन पे पहुंच रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या है, इसलिए ये फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2gh देख लेता हूं। हाँ ये लग जाएगा। ये इसमें टाइम भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है। इसमें भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है। जब पत्थर ग्राउंड पे पहुंच रहा है तब फाइनल वेलोसिटी क्या है मुझे ये नहीं पता है, इसलिए मैं h का फॉर्मूला लूंगा माइनस ut प्लस 5 स्क्वायर। h है 200, तो माइनस u इंटू 8 प्लस 5 इंटू 8 स्क्वायर, तो 200 माइनस 64 इंटू 5 इज इक्वल टू माइनस u इंटू 8, तो u इंटू 8 इज इक्वल टू 64 इंटू 5 माइनस 200। 8 से डिवाइड कर देता हूँ, ये 8 5 सा हो जाएगा, और ये कितना 100 बाय 200 बाय 8 हो गया, ये 100 बाय 4 हो गया, ये 25 हो गया। तो 40 8 5 सा 40 माइनस 25, हाँ इसका आंसर है एक्चुअली प्लस 50। एक स्टेटमेंट पिछले क्वेश्चन के सॉल्यूशन में लिख दीजिए, since we do not know the final velocity, we cannot use any equation which has a term of v। ऐसी कोई इक्वेशन हम यूज नहीं कर सकते जिसमें v का टर्म आ रहा हो। इन क्वेश्चंस में आपको बलून को नहीं देखना है, इन क्वेश्चंस में आपको स्टोन को देखना है। बलून ने कितने टाइम तक ट्रेवल करने के बाद वो यहां पहुंचा है इस हाइट पे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको केवल स्टोन को देखना है कि स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, स्टोन में एक्सीलरेशन कितना है, स्टोन को कितना टाइम मिला, और स्टोन में डिस्प्लेसमेंट कितना है। हम इन सवालों में स्टोन के पूरी जर्नी को भी नहीं इमेजिन कर रहे, हम एक्चुअली इस पूरे को इमेजिन नहीं कर रहे हैं, हम केवल उसके डिस्प्लेसमेंट को इमेजिन कर रहे हैं। ये केवल डिस्प्लेसमेंट को, स्टोन की इनिशियल पोजीशन ये है, स्टोन की फाइनल पोजीशन ये है, और हाँ वेलोसिटी ऊपर है और उसमें डिस्प्लेसमेंट है ऐसे। हमें कायदे से इस समय स्टोन की पूरी जर्नी को भी विजुलाइज नहीं करना है, पर हाँ हमें बलून को नहीं देखना है, हमारा फोकस स्टोन है। स्टोन को देखिए आप केवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर अबव द ग्राउंड, आप डायरेक्टली हाइट दे दी, बलून की बात नहीं की उसने। फ्रॉम अ हाइट 20 मीटर अबव द ग्राउंड एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप टू द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट, कई चीजें उसने पूछी हैं। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट अबव द ग्राउंड पूछा है उसने, ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ गलती आप कर सकते हैं। अबव द ग्राउंड सर 25। हाँ सही है। चलिए मैं पहला चीज डिस्कस करता हूं। ये हाइट 20 मीटर है, ये हाइट 20 मीटर है, और ये स्पीड ऐसी है कि आप जानते हैं 10 मीटर पर सेकंड, आप जानते हैं इसकी 1 सेकंड में वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये पहले तो ऐसा जाएगा। अब इस सवाल में शायद आपको पूरी जर्नी इमेजिन करनी है, इस सवाल में पूरी जर्नी इमेजिन करनी है। पहले वो पर क्योंकि ये मांग रहा है, ये जो एडिशनल हाइट है ये मैं निकाल लेता हूँ एच डैश। इसके लिए मैं कह रहा हूँ v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2j, जिसको मैं ग्राउंड मान सकता हूँ भी चाहूँ कभी, क्योंकि अगर खाली ऊपर देख रहा हूँ
जी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। अभी आप इसको ग्राउंड मान लीजिए, क्योंकि जिन चीजों की आप बात कर रहे हैं दे आर अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। आप तब नहीं देख रहे जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे है, ऑब्जेक्ट ऊपर देख रहे हैं तो जी नेगेटिव है और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, तो u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। ये जो h है u स्क्वायर बाय 2g है, ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है, जो मैक्सिमम हाइट होती है u स्क्वायर बाय 2g, तो 10 into 10 अपॉन 2 into 10, तो 5 मीटर आ गया। मुझे तो अच्छे से पता था कि किसी को मैं 10 मीटर की स्पीड से फेंकूंगा तो 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और आखिरी 1 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 5 मीटर होता है। आखिरी 1 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 5 मीटर होता है। तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट अबव द ग्राउंड हो जाएगा 20 + 5, 25। ये पहली चीज का आंसर हो गया, पार्ट ए का ये आंसर हो गया। 20 की तो हाइट थी ही, ये जो वेलोसिटी 10 थी, इसे लूज करने में ये 1 सेकंड तक चलेगा और 1 सेकंड बाद अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, और उसकी जो मैक्सिमम हाइट है यहाँ से वो 5 मीटर है। और हमें ग्राउंड से पूछिए, आपको अब देखना यही पड़ेगा कि यहाँ से पूछिए कि यहाँ से पूछिए। ग्राउंड से इसकी मैक्सिमम हाइट 25 मीटर हो गई, 25 मीटर हो गई, ठीक है। सेकंड पार्ट लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन द ऑब्जेक्ट आफ्टर 2 सेकंड्स। 0 मीटर। हाँ ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन तो वही है, y इज इक्वल टू, अभी जब तक ये ऊपर ही है ना, जब तो यार मुझे पता नहीं है ऊपर है या नहीं, इसलिए मैं ले लेता हूँ माइनस ut प्लस 5t स्क्वायर। मुझे अभी डिस्प्लेसमेंट नहीं पता कि ये ऊपर है या नीचे है। u की स्पीड वैल्यू इसने दी है 10 और t दिया है 2 प्लस 5 into 2 स्क्वायर, so minus 20 plus 5 into 4, तो minus 20 plus 20, हाँ ये आंसर आ गया अपने आप 0। क्या होगा ना, 1 सेकंड इसे ऊपर जाने में लगेगा और 1 सेकंड नीचे आने में। 2u/g के बाद ये वापस सेम जगह आ जाएगा, सेम हाइट पे आ जाएगा। u अगर यहाँ से h max चाहिए, यहाँ से h max चाहिए, तो वो u स्क्वायर बाय 2g। अगर आप अभी the object is still above the ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के, तो ये ग्रेविटी का केस भी है, इसमें जी को नेगेटिव मान के सारी बातें करेंगे। तो एच मैक्स का फॉर्मूला तो कम से कम हम पक्का, इस एच मैक्स का फॉर्मूला तो यूज कर 2g ले सकते हैं, और ये पूरा यहाँ तक जाकर टाइम u/g है, और यहाँ ना प्लस जाना टोटल टाइम तो u/g है। ये रूल आप बना लीजिए, चलिए लिख दीजिए। एक तो रिजल्ट हम यूज कर लेते हैं पुराने वाले, लिख दीजिए नंबर 1 कि h max above the point of projection, यहाँ से h max above the point of projection is always u square by 2g। h max above the point of projection is always u square by 2g। इस हाइट को आप u square by 2g ले लीजिए, इस हाइट को u square by 2g ले लीजिए, ठीक है। अब क्या है, जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में जो लगा समय है वो u/g है, वो लिख दीजिए। the time taken by the object to attain maximum height, above the point of projection, is u/g, ठीक है। और अगला पॉइंट मैं ये कह रहा हूं आपसे कि वापस इसी हाइट तक आने में, जिस पॉइंट पे प्रोजेक्ट किया था वहीं पर ऑब्जेक्ट को वापस आने में जो टाइम लग रहा है, सेम हाइट पर सेम स्पॉट पे वापस आने में जो टाइम लग रहा है वो 2u/g है। तो थर्ड पॉइंट ये लिख दीजिए, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट thrown up to return to the point of projection, is equal to 2u/g, अच्छा इन्हीं में एक दो बातें और भी लिख लेते हैं। अगला पॉइंट ये लिख दीजिए इसी में 4th नंबर डाल के कि डिस्प्लेसमेंट
in a particle projected up, displacement in a particle projected up when it returns back to the point of projection is, when it returns back to the point of projection is, तो डिस्प्लेसमेंट तो कितना है? 0. 0. 0. जहां से गया था वापस वहीं आ गया. ठीक है. अब इसमें अगला इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, आपको लिखना है 5th पॉइंट में कि when an object is projected up, when an object is projected up with speed u, distance traveled when it returns back to the point of projection, distance traveled when it returns back to the point of projection, तो वो distance traveled तो ये हो गया, ये u square by 2g है और ये square u by 2g है, और distance कभी नेगेटिव नहीं होता. तो जो टोटल डिस्टेंस है वो कभी नेगेटिव नहीं होता. वो u square by 2g plus u square by 2g, इसलिए वो u square by g. हम उसे याद नहीं कर रहे और हम फील कर रहे हैं. अगर ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, इसीलिए टोटल मिला के 0 आ रहा है. पर डिस्टेंस तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव. ये वाला डिस्प्लेसमेंट फिलहाल शायद पॉजिटिव है और ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, इसलिए टोटल मिला के 0 आता है. डिस्टेंस का तो ये पूरा ऐड होगा, इसे हमें याद तो नहीं करना है, बेसिक्स से करिए. अब आपको बात पूरी क्लियर है कि अगर 10 की स्पीड से मैंने फेंका है तो 1 सेकंड बाद वो रुकेगा और आपकी 1 सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय करता है. तो 20 की हाइट से फेंका था और इस वेलोसिटी को लूज करने में उसने 5 मीटर और ट्रैवल कर लिया, जो कि उसका u स्क्वायर बाय 2g है. जो u स्क्वायर बाय 2g में निकालो, अगर h max निकालो, u स्क्वायर बाय 2g से 10 into 10 अपॉन 2 into 10 हो गई, वो 5 मीटर आ गई. तो जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है उसके ऊपर जो मैक्सिमम हाइट है वो 5 मीटर है और ये हाइट 20 मीटर थी, तो टोटल मिला के 25 मीटर हो गई. ओके, ये वाला पार्ट हमारा हो गया. डिस्प्लेसमेंट इन द ऑब्जेक्ट आफ्टर 2 सेकंड्स, तो ये भी 0 आ चुका है और इसके 0 आने का कारण ये है क्योंकि आने जाने में ये जो टाइम लगता है, ये जो टाइम है ये 2u/g होता है और ये 2u/g है. फाइनली u 10 है और g भी 10 है, तो ये 2 सेकंड्स है. ये टाइम 1 सेकंड है और सिमेट्री के हमारे ये टाइम भी 1 सेकंड होगा. तो हम वैसे भी बिना कैलकुलेशन के 2 सेकंड बाद ये वापस उसी पॉइंट पे आ जाएगा जहां से इसे फेंका था. ठीक है. और मैंने तो क्या जनरल इक्वेशन बना के सॉल्व कर लिया था, मुझे y निकालना था, तो मुझे तो पता नहीं था कि ये कौन सा टाइम है. तो मैंने तो उठा के इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज डाल दी, ये अपने आप ही 0 आ गया, अब ये देखते हैं वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड्स -10. हाँ, तो 2 सेकंड बाद कायदे से तो ना ये इसी पॉइंट पे आ गया, मतलब वो तो मैं साइड में दिखा रहा हूँ, एक्चुअली तो वो इसी के यही गिरा. और अगर सेम हाइट पे है वो, जब वो सेम हाइट पे होता है तो उसकी स्पीड सेम होती है. हाँ, डायरेक्शन रिवर्स हो गई है. यदि ये 10 था तो ये -10. हालांकि मैं सबसे पहले तो कैलकुलेशन करता हूँ, v = -u + gt लेता हूँ. -10 + 10 × 2, तो -10 + 20. एक्चुअली इसे आप +10 बोलेंगे क्योंकि आप यहाँ कन्वेंशन ये बना चुके हैं कि ये वाली डायरेक्शन आपने नेगेटिव ली है और ये u है, ये v है, ये g है और ये h है. ठीक है. जब तक ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऊपर जब तक जा रहा है, तब तक उसकी वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है मतलब ऊपर जा रहा है, और वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है मतलब उसने नीचे आना शुरू कर दिया. तो ये कैलकुलेशन से आंसर आ रहा है 10. सेम हाइट पे लिख दीजिए, एट सेम हाइट ड्यू टू सिमेट्री स्पीड्स आर सेम. सेम हाइट पे स्पीड आर सेम, but the sign of velocity is opposite. वेलोसिटी का जो साइन है वो ऑपोजिट है. आप इस वेलोसिटी को -10 कहते हैं, तो ये वेलोसिटी आपको +10 कहनी पड़ेगी.
और वो कैलकुलेशन से आ रहा है। मेरा तो मुझे मालूम है अगर किसी हाइट से ऊपर फेंका तो मैं फॉर्मूला ये लगाऊंगा और फिर जो भी अपने आप आ जाए। आप ऐसा मत करना कि साइन के बारे में थ्योरी से भी सोचना और मैथमेटिक्स से भी निकालना, तो फिर चीजें मिक्सअप होंगी। आप साइन के बारे में सिर्फ मैथमेटिक्स के भरोसे छोड़ देना। साइन दिमाग से मत डिसाइड करना कि नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। आपको केवल इसका साइन ध्यान देना, इसका साइन ध्यान नहीं देना। ये माइनस साइन हम लेते हैं जब भी हम जमीन से किसी हाइट से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम टाइप 3 क्वेश्चंस कहते हैं और उसमें हम u को नेगेटिव लेते हैं और बाकी सबको पॉजिटिव लेते हैं और कैलकुलेशन से ये अपने आप आ रहा है। अगर ये +10 आ रहा है तो इसका मतलब हम इतना बोलेंगे कि 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स। और डाउनवर्ड्स बोल दिया तो माइनस है कि प्लस है, वो झंझट खत्म हो गया। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपसे डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स ही पूछेंगे। -10 +10 में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये तो पक्का है कि 10 मीटर पर सेकंड पहले अपवर्ड था, जब उसी पॉइंट से गुजरेगा पहले 10 मीटर पर सेकंड अपवर्ड था, अब उसी पॉइंट से गुजरेगा तो सिमेट्री के कारण 10 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड्स होगा। अब ये देखते हैं डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड 15 meter. 15 meters downward. -15 मीटर. माइनस u -10 +5 और n है 3, तो 3 to the 6 -1 5, so -10 + 25 यानी +15 below the point of projection. Below the point of projection. हमें तो इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप तो y nth के फॉर्मूले में डाल दीजिए। क्वेश्चन मैंने इतनी बड़ी जगह में लिखा है और सॉल्यूशन मेरी जरा से हो रही है। ये 20 मीटर है, 1 सेकंड में ये ऊपर 5 मीटर जाएगा और अपनी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड खो देगा, फिर और 1 सेकंड में ये 5 मीटर नीचे आएगा। अब इस जर्नी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इसके बाद के अब ये पहले 1 सेकंड हो गया, ये दूसरा सेकंड हो गया और ये थर्ड सेकंड है। और मुझे तो पता है अगर मैं यहां से गिरता हूं तो 5 और 15 आता है। ये जो यहां से जर्नी का थर्ड सेकंड है वो यहां से जर्नी का सेकंड और पहले सेकंड में ग्रेविटी में कोई ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें वो 5 मीटर है और दूसरे सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 15 मीटर। इस जर्नी का जो थर्ड सेकंड है वो इस जर्नी का सेकंड और हम यहां से कभी दोबारा देखना ही नहीं चाहते। आप मत इसकी कोशिश करना कि बोलना कि यहां से सारा मैं केस ए मान लेता हूं इसको। आप इसके बाद इसको केस ए मान तो सकते हैं, पर जरूरत क्या है? पहले आप इसके बारे में सोचें, फिर इसके बारे में सोचें। आपके u को आप माइनस ले लीजिए, आपके सारे आंसर एक ही इक्वेशन से आ जाएंगे। इसको बढ़ावा देने की कोशिश मत करना कि इसके बाद ये टाइप ए सवाल है। हाँ, कंफर्म हो गया कि अगर मैं यहाँ से रिलीज करता तो 1 सेकंड में 5 मीटर होता, अगले सेकंड में 15 मीटर होता और ये फर्स्ट सेकंड, थर्ड सेकंड, इस जर्नी का ये थर्ड सेकंड। तो थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर है और क्लियर हमने बोल दिया 15 मीटर बिलो द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। बिलो द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसमें अपने आप सारी बातें आ गई। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बताइए। 20 meter. Below the point 20 of meter below the point of projection. यहां से गया है और ये आया, तो डिस्प्लेसमेंट में तो हम इस जर्नी को कंसीडर करते ही नहीं। ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो डिस्प्लेसमेंट तो इसका है 20 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट है वो है 20 मीटर। मैं इस जर्नी को नहीं देखता हूं। और अब टोटल डिस्टेंस बताइए। 30 मीटर. शाबाश। डिस्टेंस के सवाल हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। ये 20 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 20 हो गया। यहां से फेंका था, 5 ऊपर गया, रुका, फिर 5 नीचे आया, अब सेम हाइट पे आ चुका है, अभी 20 और जाएगा। तो डिस्टेंस तो सारे गिनते हैं, ये 20 + 5 + 5 + 20।
तो डिस्टेंस तो अच्छा, हाँ यहाँ ये वाला स्टोन को देख रहा हूँ खाली, तो स्टोन का पाथ यहाँ से टेकन हुआ है, तो स्टोन को अगर देख रहा हूँ तो 5 + 5 + 20, स्टोन यहाँ से यहाँ गया और फिर ये, तो 30 इसका सही जवाब है। 30 इसका सही जवाब है। मेरे को खाली स्टोन को देखना है। गलती से मैं ये हाइट भी ऐड करने चला था, पर मेरा सारा फोकस स्टोन पे रहना है खाली। सिर्फ स्टोन को देखिए, स्टोन की ये जर्नी है। ऑलराइट, ये देखिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। अ बलून राइजेस अप विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन g/2। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं जा रहा है बलून। Balloon rises up with constant acceleration g/2. After 2 seconds, a stone is released from it. When the stone reaches the ground, the height of the balloon above the ground, g तो की मुझे वैल्यू बोलने क्या की लगाए? जरूरत ही नहीं थी, मैंने तो बोल दिया above the ground। हाइट का मतलब ही होता है above the ground। जब पत्थर जमीन पे पहुंचेगा ना, जब पत्थर जमीन पे पहुंचेगा, उस समय बलून कहां तक पहुंच गया होगा, उस समय बलून कहां तक पहुंच गया होगा, थोड़ा जी की वैल्यू आप इसमें 9.8 ले लीजिए। जी की वैल्यू 9.8। अगर कुछ भी नहीं बोलता सवाल तो जी की वैल्यू 9.8। ओके, ऑलराइट। अब बलून राइजेस अप, अब बलून का उसने एक्सीलरेशन दिया, तो 2 सेकंड तक बलून जब उड़ जाएगा तब उसमें से स्टोन रिलीज किया है। तो आप इसका सोल्यूशन लिखिए। फर्स्ट वी शुड कैलकुलेट द इनिशियल कंडीशंस ऑफ द स्टोन। Initial conditions of the stone that is its velocity with which it comes out of the balloon, and the height of the stone, height of the balloon when the stone comes out of it, height of the balloon when the stone comes out of it। ये स्टोन की इनिशियल कंडीशंस हो गई। हमको तो ये पता था कि एक सर्टेन हाइट से एक स्टोन को ऊपर फेंकते हैं, तो उस हाइट पे ले जाने की भी जानकारी दे दिए। अब तक बैलून का एक्सेलरेशन और बैलून का टाइम वगैरह कुछ नहीं दिया जाता था। अब 2 टाइम हो गए, एक तो स्टोन का एक्सेलरेशन, स्टोन का टाइम, और एक बलून का एक्सेलरेशन, बलून का टाइम वगैरह। तो शुरू में तो बलून एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और 2 सेकंड बाद उसमें से ऑब्जेक्ट बाहर निकल रहा है, तो इन 2 सेकंड्स में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो गई है ये देख लेते हैं। लिख दीजिए सॉल्यूशन में नंबर 1 लिखिए, वेलोसिटी ऑफ द स्टोन ऑब्लिक बलून, velocity of the stone oblique balloon after 2 seconds of motion of balloon, after 2 seconds of motion of balloon। तो जो वेलोसिटी है वो है u plus at। तो वो जो वेलोसिटी है वो बलून की, ये बलून की है, ये बलून का वेलोसिटी, ये बलून की फाइनल वेलोसिटी है, ये बलून की इनिशियल वेलोसिटी है, और ये बलून का एक्सेलरेशन है। तो बलून की इनिशियल वेलोसिटी 0 है ग्राउंड पे, और बलून का एक्सेलरेशन g/2 है। इस g/2 को आप चाहो तो g/2 ही रहने दो, 0.5 g रख दो, क्योंकि देखो g 9.8 है, ये g 10 है, उसका फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर अगर उसने मुझे को वैल्यू g के टर्म्स में दिया है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप g को 9.8 लेते हैं कि g को 10 लेते हैं। मैं तो इसे भी g ही पड़े रहने देता हूँ, ठीक है। ये बलून की वेलोसिटी है 2 सेकंड बाद। इसमें एक बात ध्यान रखिए, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार बलून पे ग्रेविटी भी तो काम कर रही होगी नीचे जी की तरफ, जी नीचे की तरफ। बलून में जो फोर्स डेवलप हो रहा है, जो बलून को ऊपर ले जा रहा है, जरूर वो उसमें नेट एक्सीलरेशन 1.5 जी पैदा कर रहा है, और ग्रेविटी का जी है, इसलिए उसमें टोटल मिला के 0.5 जी बच रहा है। अगर उसने आपको बलून का एक्सीलरेशन दे दिया तो आप उसमें ग्रेविटी का लफड़ा कुछ मत करिएगा, ऐसा लिख दीजिए वहां साफ साफ। If acceleration of an object rising up has been given to us, acceleration of a balloon or a lift, acceleration of a balloon or a lift rising up has been directly given to us,
then this is the net acceleration. This is the net acceleration for an observer on, for a stationary observer on Earth, for a stationary observer on Earth, and we don't have to think about gravitational retardation G acting on it. We don't have to think about G acting downwards on it. They always give the net acceleration. They always give net acceleration after taking G into account. They always give net acceleration after taking G into account. आगे बात समझ में? इससे कंफ्यूज मत होना कि यार ये G/2 ऊपर है और G नीचे होता है, तो फिर वो G/2 नीचे आ गया। G/2 ऊपर है और G नीचे है, तो टोटल G/2 नीचे आ जाएगा, और बलून नीचे तो आ नहीं रहा है। उसका नेट एक्सीलरेशन G/2 है, तुम उसमें अगर ग्रेविट उस एक्सीलरेशन को A बोल देना, तो ये बलून की बात हो गई। अब आगे लिखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इन द बलून इन 2 seconds। सर हाँ सर ये जी आना चाहिए ना, 0.5 जी क्यों आया? हाँ सॉरी, A की वैल्यू G/2 दी है ना उसने, ये एक्सेलरेशन G/2 दिया है, u + at और A G/2 दिया है। अब लिखिए डिस्प्लेसमेंट इन द बलून आफ्टर 2 seconds of its upwards accelerated motion. After 2 seconds of its upwards accelerated motion. So y balloon is equal to u balloon into t plus half a balloon into t square. अब ऊपर जा रहा है और एक्सेलरेशन से जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और उसमें अपना खुद कुछ फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं जो उसको अपवर्ड एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये ऊपर तो जा रहा है और ये रिटार्डेशन का केस नहीं है। तो बलून ने जो डिस्प्लेसमेंट अंडरगो किया होगा, इनिशियल वेलोसिटी तो बलून की कुछ दी नहीं है, प्लस हाफ, और एक्सीलरेशन बलून का है G/2, और वो 2 सेकंड्स की बात कर रहा है। 2 सेकंड्स तक बलून ऊपर जा रहा है, ये कैंसिल हो गया, तो जो बलून में डिस्प्लेसमेंट हुआ अपवर्ड डायरेक्शन में वो G है। बलून में जो अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ उसकी वैल्यू 9.8 मीटर है, 10 मीटर। ठीक है सर? हाँ श्याम भाई बोलिए। तो मेरा आंसर 56 आ रहा है। C10 कितना आ रहा है? 56। चलिए देख लेते हैं एक मिनट। हाँ ये t इस यहाँ पर इस इक्वेशन में t की वैल्यू 2 डालेंगे तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तब ये g आएगा, वेलोसिटी आएगी g, मतलब मीटर पर सेकंड में, और जब बलून में डिस्प्लेसमेंट है वो आएगा g मीटर। अब आगे लिख दीजिए these are the initial conditions, these are the initial conditions of the stone, these are the initial conditions of the stone। We can restate the problem as follows. We can restate the question as follows, और वो ये है, from a height of G meter above the ground, a stone is projected up with a velocity g meter per second. To find the time taken by stone to hit the ground. स्टेप नंबर 1 में मैंने वेलोसिटी निकाली, स्टेप नंबर 2 में मैंने उसका y निकाला।
अब स्टेप नंबर 3 में मैं टाइम निकाल रहा हूँ। पहले मैंने निकाला कि 2 सेकंड के बाद बलून की वेलोसिटी क्या होगी, वही स्टोन की भी इनिशियल वेलोसिटी होगी। 2 सेकंड में बलून में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 सेकंड में बलून में डिस्प्लेसमेंट कितना है, वही ऑब्जेक्ट्स की इनिशियल हाइट हो गई। और अब मैं थर्ड इक्वेशन में टाइम निकालना चाह रहा हूँ, तो मेरी इक्वेशन ये आएगी, हाइट उसने दी है जी, मैं यही इक्वेशन ले रहा हूँ h -14 + हाफ gt²। ये वाला टाइम मुझे निकालना है। हाइट जो है वो जी मीटर है, हाइट जी मीटर है, और इनिशियल वेलोसिटी भी जी है, ये टी मुझे निकालना है, प्लस g/2 t²। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे जी टी निकालना है। इतने टाइम बाद पत्थर जमीन को हिट करेगा, इतने टाइम बाद पत्थर जमीन को हिट करेगा। तो इसको मैं जी तो एक कैंसिल कर देता हूँ और पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मेरे ख्याल से 2² - 2t - t2 = 0, ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, t² - 2t और -2 = 0। तो सम जो है वो है -b/, यानी 2, और सम बाय 2 है 1, और प्रोडक्ट है -2। तो s/2 + x और s/2 - x, this is equal to -2। तो 1² - x² = -2। तो 3 is equal to x²। तो x जो आ गया वो आ गया +√3 या -√3 भी, x इतना आ गया। तो जो रूट्स हैं, ये रूट्स हैं, जो प्राइम 1 है या तो वो 1 + √3 है, और जो t2 है वो है 1 - x, यानी 1 - √3 है। तो ये तो 2.73 हो जाएगा और ये -0.37 हो जाएगा, और नेगेटिव टाइम हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। नेगेटिव टाइम मतलब पत्थर फेंकने के पहले ही वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे आ चुका था, जो भी होना था, ग्राउंड पे आना था वो आ चुका था, वो तो नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये वाला टाइम मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ये फाइनल आंसर है 1.73, 2.73। इतने टाइम के बाद पत्थर ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। और अब जब पत्थर यहां पहुंचेगा, तब आप उसको ये बताना है हमें फाइनल लास्ट स्टेटमेंट में। एक स्टेप अभी और बाकी है। पहले तो मैंने निकाला पत्थर किस हाइट पे है जब उसे फेंका जा रहा है, और पत्थर की इनिशियल वेलोसिटी क्या है। हाइट पता है और इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो फिर मैंने देख लिया कि उसका टोटल टाइम कितना लगा नीचे आने में, और बैलून इस बीच लगातार ऊपर जाते जा रहा है। तो अब फाइनली आपको निकालना है कि जब पत्थर जमीन पे है तो बलून कहां है। ठीक है, तो अब फाइनली आपको ये है द हाइट ऑफ द बलून, व्हेन द स्टोन रीचेस द ग्राउंड द हाइट ऑफ द बलून इज। तो आप अब ये लिख दीजिए, टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बलून, we should think of the variables of the balloon. That is initial velocity of the balloon, its acceleration, and the total time for which the balloon is in motion. अब मैं इसके बलून की सारी चीजें ग्राउंड से ही निकाल लेता हूं। लिख दीजिए, कंसिडरिंग द जर्नी ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बलून 0 है और एक्सेलरेशन ऑफ बलून g/2 है, और जो टाइम है जर्नी का, बस वही सारा खेल हो रहा है। टाइम कितना लेना है? t + √3। हाँ, t + √3। सर 2 + 3 ले लीजिए आप, मतलब अगर 2.7 का अप्रोक्सीमेटली 3 ले तो 5 सेकंड ले सकते हैं।
पहले तो वो 2 सेकंड तक उड़ ही गया था और फिर उसके बाद 1+√3 और आया था। ये टोटल टाइम लेंगे। पहले बलून 2 सेकंड तक ऊपर गया, उसके बाद पत्थर की जर्नी ये है, और बैलून की जर्नी ये है। ये बैलून 2 सेकंड तक बैलून ऊपर गया, फिर पत्थर निकला उसमें से, पत्थर यहाँ आया और जितनी देर पत्थर ऊपर आते, पत्थर की जर्नी होती रही, उतनी देर भी बैलून ऊपर जाता गया। ये जो टाइम है वो 2 सेकंड है और ये जो टाइम है ये 1+√3 सेकंड है। ये चक्कर है। इसलिए जो टोटल टाइम आ रहा है वो एक्चुअली 3+√3 हो गया। अब आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ बलून निकालना है तो आप u बलून इनटू t प्लस हाफ a बलून इनटू t स्क्वायर करेंगे। तो बलून की तो कोई इनिशियल वेलोसिटी ग्राउंड पे दी नहीं है उसने, और हाफ इनटू a, और बलून का जो एक्सेलरेशन है वो g/2 है, और जो टाइम है वो 3+√3 का स्क्वायर। ये है कहानी। इसलिए आंसर आएगा 1/4 इनटू मे बी 9.8 और फिर स्क्वायर कर दूंगा इसको, तो 9 + 3 + 6√3। या ज्यादा अच्छा यही होगा, यहाँ इसे शुरू से ही आप अल्टीमेटली ये सब सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो इस एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करने के बजाय मैं इसे ऑलरेडी 9.8/4 और 3 + 1.7 4.7 पहले ही लिख लेता हूँ, इनटू स्क्वायर कर देता हूँ। अब अप्रोक्सीमेशन शायद चल जाएंगे। 10/4 और 47 का स्क्वायर मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा। 7 7 49, 4 7 4 28, 32, 7 4 28, 2 4 4 16, 2 18, 9 10 12 और 2, तो 22 ले लेता हूँ मैं। इस टाइप से कुछ ले लेता हूँ। 22.09 आ रहा है। 4 का स्क्वायर होता तो 16 होता, 5 का स्क्वायर होता तो 25 होता। ये 4.7 है, 22.09 टाइप कुछ आ रहा है। ये हो गया। 22.38 आएगा एग्जैक्टली। हाँ सर अगर 3+√3 को एक्सपैंड करके कैलकुलेट करेंगे तो 22.38 आएगा। 22 की रेंज में तो आ ही नहीं सकता यार। 22 की रेंज में तो कभी आंसर आ ही नहीं सकता। मतलब नहीं। फाइनल आंसर, फाइनल आंसर नहीं, टाइम t² हम 22. फाइनल आंसर की बात कर रहे हैं। जो फाइनल आंसर आएगा उसमें आप, प्रेफरेबल हमेशा यही है, आप इसको एक्सपैंड मत करो फालतू में। ये तो जो सिंपलीफाई हो सकता है, आप उसे, आपको 4.7 नहीं लिखना तो ये 1.732 होता है, तो आप इसे 4.732 लिख दो। और इसे 3+√3 का एक्सपेंशन से कोई फायदा होने वाला नहीं है। स्टेप्स आपके वो से बढ़ेंगे। अगर ये ब्रैकेट सॉल्व हो सकता है तो इसे पहले ही निपटा देना चाहिए। एंड यूजर्स शुड मेक सूटेबल अप्रोक्सीमेशंस। आप इसे बढ़िया आराम से 4.7 लिखिए या 4.75 लिख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मेक एनी अप्रोक्सीमेशन। बट इसको एक्सपैंड करने का कभी आपको कोई फायदा नहीं होगा। या तो ऑप्शंस में भी उसी टर्म्स में √3 के टर्म्स में ऑप्शंस दिख रहे हो, अदरवाइज जो ब्रैकेट सिंपलीफाई हो सकता है उस ब्रैकेट को यहाँ पूरा सॉल्व कर दीजिए, उसके बाद स्क्वायर करिए। ठीक है, तो ये 55 के आसपास आंसर आ रहा है फाइनली। Yes sir, 56 like. हाँ 55 के आसपास, व्हाटएवर, राइट। चलिए ये क्वेश्चन देखिए। That a ball is thrown vertically up with a speed of 10 meter per second from the top of a tower 200 meter high. ये टावर है और यहाँ से एक बॉल को मैं ऊपर फेंक रहा हूँ। Another stone is thrown vertically downwards, thrown with same speed. जिस स्पीड से यहाँ ये गया था उसी स्पीड से यहाँ फेंका है, same speed at same time. So they find the difference in the times of reaching the ground. Find the difference in the times of reaching the ground. देखिए ये हम जानते हैं कि अगर हमने इसे 10 की स्पीड से फेंका है ना
स्पीड से फेंका है तो 1 सेकंड बाद वो 0 हो जाएगी और 1 सेकंड बाद ये वापस यहीं आ जाएगी। ये 1 सेकंड और ये 1 सेकंड, इन्हें ये u बाई जी और ये भी u बाई जी। उसके बाद आपने जिस स्पीड से ऊपर फेंका था उसी स्पीड से वापस से नीचे फेंक रहे हैं, तो उसके बाद तो अगर मैं डायरेक्ट नीचे फेंकता तो ये जो टाइम लगता उसकी तुलना में अब इतना ही तो बस ज्यादा लग रहा है। अब तो ऐसे ही लग रहा है जैसे तुम उसे u बाई जी जो भी तुम्हारी वेलोसिटी है उसे तुमने डायरेक्टली नीचे फेंक दिया है। एक बात लिखो जरा, एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड मेथड लिखो, लिख दीजिए, ऐसा ही लिख दीजिए ऑब्जर्वेशन बेस्ड मेथड। बाकी मुझे तो ज्यादा मजा मैथमेटिकल इक्वेशन बनाने में ही आता है, तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड मेथड ये लिख दीजिए कि आफ्टर अ टाइम ऑफ 2u बाई जी, ये u बाई जी और ये u बाई जी, आफ्टर अ टाइम ऑफ 2u बाई जी the stone will again be at the same height. Stone will be again at the same height, मतलब at the top of the tower ही होगा वो 2u by g के बाद। And now it is being thrown downwards. Now it is being thrown downwards with the same speed u. जिस स्पीड से आपने इसे पहले ऊपर फेंका था अब आप उसी स्पीड से इसे नीचे फेंक रहे हैं। और जो सेकंड स्टोन है उसको तो आपने डायरेक्टली यहीं फेंका था। जो पहला स्टोन है ना उसको जो टाइम लगेगा वो 2u बाई जी प्लस सेकंड स्टोन का टाइम है, क्योंकि सेकंड स्टोन की तो जर्नी केवल यही थी। और 2u बाई जी के बाद पहले स्टोन की जर्नी भी सेकंड स्टोन के जैसी हो जाएगी, क्योंकि उसको डिस्प्लेसमेंट भी सेम अंडरगो करना है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी सेम। इसलिए जो t1 माइनस t2 है वो 2u बाई जी है। समझ में आ रही बात आपको? ये इतना ही तो बस एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें। इसके बाद तो ये दोनों केस आइडेंटिकल है। आपने सेकंड स्टोन को डायरेक्ट u से नीचे फेंका और पहले स्टोन को आपने ऊपर फेंका था, वो टाइम 2u बाई जी के बाद फिर उसी स्पीड से नीचे जा रहा है और उसको सेम डिस्प्लेसमेंट अंडरगो करना है। ये फर्क है। हम इसकी मैथमेटिक्स में ही खैर ज्यादा भरोसा करते हैं, हम इसको जनरल टर्म्स में ही सॉल्व कर रहे हैं। h1 को मैं ले रहा हूं माइनस ut1 प्लस हाफ जी t1 स्क्वायर और h2 को मैं ले रहा हूं ut2 प्लस हाफ जी t2 स्क्वायर, है ना। पहले स्टोन मैंने फेंका है अप, वर्टिकली अप, स्पीड सेम लिए मैंने, दोनों बार u लिए, और अनदर स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली डाउन। जब डाउनवर्ड फेंक रहे हैं तो ये ग्रेविटी का केस 1 आ गया जहां ऑल पॉजिटिव होते हैं। जहां किसी हाइट से पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो u नेगेटिव होता है। अच्छा, इनकी हाइट्स भी, डिस्प्लेसमेंट भी बराबर है, इनके डिस्प्लेसमेंट भी बराबर है, तो मैं इनको इक्वेट कर देता हूं। माइनस u t1 प्लस हाफ जी t1 स्क्वायर इज इक्वल टू u t2 प्लस हाफ जी t2 स्क्वायर। इसको इधर ले आता हूं मैं, हाफ जी हो जाएगा t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर और ये हो जाएगा u t2 प्लस t1, हो जाएगा हाफ जी t1 माइनस t2 into t1 प्लस t2 इज इक्वल टू u into t1 प्लस t2। और अब ये कैंसिल हो गया और इसलिए t1 माइनस t2 की वैल्यू आ गई, t1 माइनस t2 की वैल्यू आ गई 2u बाई जी। बात खत्म, पूरी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पहले स्टोन की इक्वेशन लिखी क्योंकि उसे एक हाइट से ऊपर फेंका है तो u नेगेटिव, और दूसरे स्टोन को तो सीधे नीचे ही फेंका है तो ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव। इनको मैंने सॉल्व कर दिया उठा के, इनकी हाइट डिस्प्लेसमेंट इक्वेट कर दिए, डिस्टेंसेस नहीं डिस्प्लेसमेंट इक्वेट कर दीजिए। टाइम में फर्क है 2u बाई जी का, और वो फर्क क्यों आ रहा है आप जानते हैं कि थोड़े टाइम बाद, ये इतने टाइम बाद जो सेकंड स्टोन की जर्नी है, सेकंड स्टोन की जर्नी सीधे ऐसी है, फर्स्ट स्टोन को इतना एक्स्ट्रा और चलना है, उसके बाद फर्स्ट स्टोन की कंडीशंस भी सेकंड जैसी हो जाएंगी। सेकंड स्टोन को डायरेक्ट ये जाना है, फर्स्ट स्टोन को इतना एक्स्ट्रा भी चलना है।
ठीक है, अब इसमें असली बात ये आ रही है, द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड। 1:1. हाँ, जब ये वापस ग्राउंड पे टू है पहुंचे क्या? हैं, 2 है क्या आंसर फर्स्ट? हाँ फर्स्ट पार्ट का आंसर है 2u/g, तो 2 × 10 यानी 20/10, तो वो 2 सेकंड आ रहा था, 1 सेकंड ऊपर जाने में और 1 सेकंड नीचे आने में। फर्स्ट पार्ट का आंसर था 2u/g यानी 2 सेकेंड्स। अब हम सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, तो सिमेट्री के कारण हम ये बोल सकते हैं कि सेम वर्टिकल हाइट पे स्पीड सेम होती है, सारी कंडीशन सेम है। पहले तो ऐसे ही लिख दीजिए, इक्वेशन ही बना लेते हैं। v इज इक्वल टू, पहले केस में v1 इज -u प्लस gt। अच्छा, हाइट लेनी है, जब तुमने जो ऊपर फेंका है ना, तो v1² इज -u² प्लस 2gh, डिस्प्लेसमेंट सेम है, और v2² तो डायरेक्टली u² प्लस 2gh है, तो ये भी -u का होल स्क्वायर भी u² हो जाएगा, इसलिए u² प्लस 2gh ही आ जाएगा। तो चाहे आप इसे डायरेक्ट नीचे फेंको या ये ऊपर जाके नीचे आए, जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड सेम होगी, बल्कि डायरेक्शन भी सेम होगी, तो हम वेलोसिटी भी सेम कह सकते हैं। लिख दीजिए, ये -u का होल स्क्वायर है, ये -u का होल स्क्वायर है, ठीक है। इस डिस्कशन को मैं तुम्हें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से समझाता हूं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आप ऑलरेडी जानते ही हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम है, अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम है, पत्थर में इफेक्टिवली पहले भी वो ऊपर जाके भले ही गया, पर डिस्प्लेसमेंट तो यही है, और सेकंड केस में तो स्टोन फेंका ही नीचे डायरेक्टली ये है। अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम है और वो नीचे आ रहा है, तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सेम है, और लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सेम है तो दोनों केस में गेन इन काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों केस में सेम है, इसलिए फाइनल स्पीड दोनों केस में सेम है। वर्क पावर एनर्जी में और बेटर समझ में आ जाएगा, पर आप इसे लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। Here the vertical displacements in the downwards direction are same. Vertical displacement in the downward direction in both the stones is same. जो vertical displacement है वो same है, so P lost is same. जो potential energy में loss है वो same है, P lost is same, so kinetic energy gained is same. P lost is same, so kinetic energy gained is same, because as per conservation of energy, P lost is equal to Ke gained. जो P lost है वो Ke gained है। लिख दीजिए, initial speeds are same, so initial kinetic energy is same, initial speed same है तो initial kinetic energy same है, and kinetic energy does not depend upon direction. अगर वेलोसिटी नेगेटिव भी है तो भी हाफ mv² तो पॉजिटिव ही हुआ, अगर वेलोसिटी नेगेटिव भी है तो भी हाफ mv² तो पॉजिटिव ही हुआ, ठीक है ना। बस लिख दीजिए, therefore फाइनल के ऑफ बोथ विल बी सेम, फाइनल के सेम होगा, तो फाइनल हाफ mv² सेम होगा, इसमें फाइनल ये सेम होगा। अगर मैं सेफ प्ले करना चाहूं तो मैं ये कहूंगा कि स्पीड सेम होगी नीचे पर, अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम है तो नीचे स्पीड सेम होगी, डायरेक्शन अलग अलग भी हो सकती है। इंक्लाइंड प्लेन पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तो इंक्लाइंड प्लेन में भी अगर यही केस होगा ना तो स्पीड सेम आएगी, अगर उसमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम है तो पर डायरेक्शन अलग आएगी ना। ऐसे ही फिर से लिख दीजिए कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज सेम
vertical displacement is same and initial velocity is same, vertical displacement same है और initial velocity same है, और आप हाईलाइट कैप्स में लिख दीजिए, अलग इंक से लिख दीजिए बड़ा बड़ा, then irrespective of the direction of initial velocity and the path followed, final speeds is equal to same. Velocities may be different, depending upon the direction of final velocity. पांच स्टार दे दीजिए इसको, गॉड कॉन्सेप्ट है ये। Irrespective of the direction of initial velocity and the path followed, final speeds are same. Final velocity may be different. और अलग से वार्निंग लिख के लिख दीजिए कि टाइम्स आर नॉट सेम, जर्नी का टाइम सेम नहीं है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा एक टाइम अगर कुछ t था तो दूसरा उसमें 2u/g ज्यादा था। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द, अगर मैं यहां से देख रहा हूं एक ऑब्जेक्ट को, अगर यहां से देख रहा हूं तो मैं ऐसे फेंकूं कि ऐसे फेंकूं कि ऐसे फेंकूं कि ऐसे फेंकूं कि ऐसे फेंकूं, डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी की मेरी कोई भी हो सकती है, डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी की कोई भी हो सकती है, और पाथ भी डिफरेंट हो सकता है, तो ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, पर v हर बार सेम रहेगी, स्पीड सेम रहेगी। अगर ये u डैश है, या चलो v बोल दिया, ये सब v रहेगा, ये सब v रहेगा। टाइम्स अलग अलग होंगे, टाइम्स डिफरेंट, डायरेक्शन ऑफ v डिफरेंट, डायरेक्शन ऑफ v डिफरेंट, पर स्पीड बॉटम पर सेम, स्पीड सेम। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हो सकता है अभी आपको पूरी तरह से समझ ना भी आए, अगले चैप्टर में आ जाएगा। भाई मैं तो हमेशा एक ही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम है। बेसिकली बात यह है कि यहाँ पे p प्लस k इज इक्वल टू यहाँ पे p प्लस k लगाइए, और यहाँ p हर बार 0 है और यहाँ p हर बार सेम है, यहाँ पे जो k है वो भी हर बार सेम है, इसका मतलब यहाँ पे जो k है वो भी सेम होगी। इसे और डिस्कस करते रहेंगे बाद में, फिलहाल तो आप रटने की दृष्टि से देखिए कि पाथ उसका ऐसा हो या ऐसा हो या ऐसा हो, स्पीड बॉटम पे आके हर बार सेम होगी, और उसका सिर्फ एक कारण है, बड़ा बड़ा फिर से लिख दीजिए, बिकॉज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज सेम। अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज सेम एंड u इज सेम, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, एनर्जी कंजर्वेशन को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। ये फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अप, पहले तो छत पे खड़े होकर और ऊपर फेंक रहे हैं, यानी टाइप 3 प्रॉब्लम है। फिर कह रहा है सेकंड स्टोन इज थ्रोन डाउन, तो ऊपर से नीचे फेंक रहा है, यानी तो ऑल पॉजिटिव वाला केस है। और फिर कह रहा है थर्ड स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द सेम हाइट, अब इसको फिर से ऊपर से नीचे आ रहा है, ये भी ऑल पॉजिटिव वाला ही केस है, पर u 0 है। पहले कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर a stone is thrown vertically up, तो पहले केस के लिए तो केस 1 के लिए तो इक्वेशन बनेगी
h इज इक्वल टू माइनस यू टी वन प्लस हाफ जी टी वन स्क्वायर। और केस 2 के लिए यहाँ तो सब चीज नीचे आ रहा है, तो h इज इक्वल टू यू टी टू प्लस हाफ जी टी टू स्क्वायर। ये टाइप 3 प्रॉब्लम है और ये टाइप 1 प्रॉब्लम है। और थर्ड स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द सेम हाइट। फिर इसको ये भी टाइप 1 ही है। केस 3 जो है ना, ये भी इसमें h है पर u 0 है और ये हाफ जी टी 3 स्क्वायर। ये टाइप 3 है, ये टाइप 1 है और ये भी टाइप 1 है। ये हमारा टाइप 3 है जहां हम लोग u नेगेटिव लेते हैं। ये टाइप 1 है जहां ऑल पॉजिटिव लेते हैं। और ये भी टाइप 1 ही है, यहाँ भी ऑल पॉजिटिव लेते हैं। बस फर्क ये है कि आपकी बार इनिशियल वेलोसिटी 0 से रिलीज कहा है। अब कह रहा है इनमें रिलेशन बताइए। सर पहले ये कह रहा है कि छत पे खड़े होके पत्थर को ऊपर फेंका तो सबसे ज्यादा टाइम लगेगा t1। t1 इज मैक्सिमम एंड t2 इज मिनिमम। इतना मुझे आइडिया है। पहले मैंने इसको ऊपर फेंका तो सबसे ज्यादा टाइम लगा क्योंकि ये ऊपर जाएगा, अपनी वेलोसिटी को लूज करेगा और फिर नीचे आएगा। तो पूरे टाइम को मैं एक ही इक्वेशन से निकाल दूंगा। ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा कि यहां तक का टाइम अलग निकालूं और फिर यहां तक का अलग निकालूं। थर्ड स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द सेम हाइट, है ना। तो इसको रिलीज में तो ये टाइम तो डेफिनेटली इधर h प्लस रूट t1 हो रहा है। तो ये जो t1 है ये जरूर मैक्सिमम आएगा और ये मिनिमम आएगा। मुझे इतना पक्का पता है। इसके हिसाब से भी मैं कुछ दिमाग, अगर मैंने 4 ऑप्शन दिए होते ना आपको, अगर 4 ऑप्शन दिए होते ना तो आप उससे भी कुछ एलिमिनेट कर सकते थे कि t1 सबसे ज्यादा बड़ा आ रहा है। t1 सबसे ज्यादा बड़ा आ रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। पहले तो आप ये लिख दीजिए कि t1 इज मैक्सिमम। t1 मैक्सिमम है। अगर उसने रिलेशन ही मांगा है तो इस अकेली एक बात से आप कम से कम एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही सकते हैं। और ये भी साथ में बताया कि t2 मिनिमम है। चलिए अब बताइए किसको क्या कहना है। जो ऑप्शन दिए हैं उनमें कहीं भी u नहीं है, तो मैं सबसे पहले तो u को एलिमिनेट ही करता हूं। चलिए यही लिख दीजिए। अगर मैंने ऑप्शन दिए होते तो आपको दिखता u इज नॉट गिवन इन एनी ऑफ द ऑप्शंस। किसी भी ऑप्शन में u नहीं दिया है। So let us first try to eliminate u from equations 1 and 2. 1 and 2 में से मैं u को एलिमिनेट करता हूं। क्वेश्चन में भी u के बारे में कहीं कुछ कहा नहीं था, मैंने उसको u माना। क्वेश्चन ने u का नाम कहीं यूज नहीं किया था। उसने कहा था सम स्पीड और फिर सेम स्पीड। u का टर्म मैंने यूज किया, मैंने इनकॉर्पोरेट किया, तो उसको एलिमिनेट करना भी मेरी जिम्मेदारी है। इसमें एक काम करता हूं, इस पूरी इक्वेशन को मैं t2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इस पूरी इक्वेशन को t1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। फिर मुझे दिख रहा है कि u एलिमिनेट हो जाएगा। इस पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं t2 से और इसको t1 से, तो हो जाएगा h t2 इज इक्वल टू माइनस u t1 t2 प्लस हाफ g t1 स्क्वायर t2। इस पूरी इक्वेशन को मैंने t2 से मल्टीप्लाई किया है। अब इस पूरी इक्वेशन को मैं t1 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो h t1 इज इक्वल टू u t1 t2 और यहाँ पे प्लस ही आ रहा है हाफ g t2 स्क्वायर t1। ये हो गया। अब मुझे इतना गारंटी हो गई कि अगर मैं इन्हें ऐड कर दूंगा तो u कैंसिल हो जाएगा। हालांकि आगे क्या होगा मुझे पता नहीं है, पर पहला मेरा काम केवल ये किसी भी तरह से u एलिमिनेट कर दो। आप फर्स्ट इक्वेशन में से u को निकाल के सेकंड में डाल दो, मुझे वो भी चलेगा, जो आपकी मर्जी है। u एलिमिनेट कर दीजिए और ये हो जाएगा हाफ g और मैं t1 t2 कॉमन ले लूंगा तो ऊपर बचेगा t1 प्लस t2। तो ये t1 प्लस t2 कैंसिल आ जाएगा। h का आंसर बाय चांस आ गया हाफ g t1 t2। h का आंसर तो पहले भी हाफ g t1 t2 आता था हमारा, क्योंकि t1 के बाद भी वो सेम हाइट पे था और t3 के बाद भी t2 के बाद भी सेम हाइट पे था। ये वैसे ही कुछ आंसर आ गया, हालांकि केस एकदम डिफरेंट है।
अब मुझे h भी एलिमिनेट करना है क्योंकि मुझे टाइम्स में रिलेशन चाहिए। सर मैं इसको इससे इक्वेट कर देता हूँ। सर हाँ सर आपने पहले दो बोलिए। सर जो फर्स्ट केस है जिसमें T1 टाइम है वो और बाकी जो दोनों है उन दोनों में जो है अपना डिस्प्लेसमेंट जो पहला वाला है उसका नेगेटिव आना चाहिए ना और बाकी दो का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। मैं हर केस को अलग अलग लिख रहा हूँ। पहले केस में पत्थर यहाँ गया, यहाँ से नीचे आया है, यहाँ से नीचे आया है, ये इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। दूसरे केस में ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ही है। ये इनिशियल ये फाइनल है, ये यहाँ पे भी इनिशियल फाइनल ये है, और थर्ड केस में जब छोड़ा तब भी इनिशियल ये है, फाइनल ये है। तो हर बार डिस्प्लेसमेंट में सेम डायरेक्शन में ले रहा हूँ, इसलिए हर बार मैं उसे या तो पॉजिटिव ले लूँ या हर बार नेगेटिव ले लूँ। हर बार आप छत पे खड़े हैं और पत्थर नीचे आ रहा है। अब जब मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा तो हाफ जी T1 T2 इज इक्वल टू हाफ जी T3 स्क्वायर आ जाएगा, और तब हाफ जी भी कैंसिल हो जाएगा, T3 स्क्वायर इज T1 T2, तो T3 इज रूट T1 T2, तो T3 मैक्सिमम आ रहा है यहाँ। T3 जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम आ रहा है। मेरे को लग रहा था कि T1 मैक्सिमम आएगा, और यहाँ तो क्या है ना कि इनिशियल वेलोसिटी थी ना लौटने के बाद, और थर्ड केस में तो आपने छोड़ा था। थर्ड केस में जब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तब हमें टाइम सबसे ज्यादा लगेगा। ये हम फाइनल रिजल्ट से डिस्कस पहुंच पा रहे हैं कंक्लूजन पे। हमें ऐसा लग तो रहा था कि यहाँ ये इसको ज्यादा ऊपर जाना है, टाइम ज्यादा लगेगा, ये सबसे बड़ा टाइम होगा, ऐसा नहीं है। जब हम छोड़ रहे हैं, भले ही नेगेटिव वेलोसिटी है पर वेलोसिटी से फायदा हो रहा है, और जब छोड़ ही रहे हैं खाली तो टाइम सबसे ज्यादा लग रहा है। ये आप ध्यान रख लें आगे से। T3 सबसे बड़ा टाइम होता है, T3 सबसे ज्यादा बड़ा टाइम होता है, इसलिए T1 और T2 का वो ज्योमेट्रिक मीन है। इट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ T1 एंड T2। ठीक है, तो ये जो M1D इन ग्रेविटी के जो क्वेश्चंस थे वो हमारे सारे के सारे खत्म हो गए। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सारे खत्म हो गए। अब हम इंक्लाइन प्लेन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।